हेलो गाइस। तो आज हम आपके साथ नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने आपके पास फोर्सेस के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्सेस एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इन सभी के बारे में हमने कल स्टडी किया था एंड आई होप कि आपको ये डिटेल में यहाँ पे स्टडी हो चुके होंगे। ओके, सो आज जो हमारे पास टॉपिक है वो नेक्स्ट टॉपिक है। कल हमने नेचर ऑफ फिजिकल लॉज के बारे में पढ़ना शुरू किया था। तो आज का जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ओके, तो फर्स्ट लॉ हमारे पास आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। ये डिपेंड कर रहा है कि चार्ज आपके पास कांस्टेंट रहेंगे। तो चलिए पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द टोटल चार्ज ऑन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। अब आइसोलेटेड सिस्टम क्या था? जहां पे आपके पास आउटसाइड से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स जो है वर्क नहीं करती है। ओके, सो यहाँ पे क्या होगा आपके पास टोटल चार्ज एन आइसोलेटेड सिस्टम जो है कांस्टेंट रहेगा। एग्जाम्पल करते हैं जहाँ से आपको ये टर्म एक्सप्लेन हो जाएगी एकदम डिटेल में। फॉर एग्जाम्पल, इफ एन अनचार्ज ग्लास रॉड इज रब विद एन अनचार्ज सिल्क ग्लास। हमने क्या किया यहाँ पे एक अनचार्ज पार्टिकल लिया हमने। ओके, या हमने क्या किया कि ग्लास रॉड ली जो कि चार्ज नहीं थी, उसे रब किया किसके साथ? सिल्क क्लोथ के साथ। ओके, दोनों अनचार्ज हैं आपके पास। फिर क्या होगा आपके पास? द ग्लास रॉड बिकम पॉजिटिव चार्ज। तो ग्लास रॉड क्या हो गया आपके पास? उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। इट मीन कि ग्लास रॉड से जो मटेरियल था, जो इलेक्ट्रॉन थे, वो ट्रांसफर हुए किसकी तरफ? सिल्क की तरफ। एंड सिल्क क्लोथ बिकम नेगेटिव चार्ज। द पॉजिटिव चार्ज ऑन द ग्लास रॉड इज इक्वल टू द नेगेटिव चार्ज ऑन द ग्लास रॉड। इट मीन आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए आयरन 2 पॉजिटिव, या सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, हाइड्रोजन या NaCl का कॉमन एग्जांपल है। जब हमारे पास ये इकट्ठे हैं तो इनमें कोई चार्ज नहीं होता, बट जब सेपरेट होते हैं तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनता है। यहाँ पे एक मिसिंग होता है, यहाँ पे एक ज़्यादा होता है। सेम यही आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हुआ है। जब हमने इन अनचार्ज ग्लास रॉड एंड अनचार्ज क्लोथ को रब किया तो हमारे पास क्या हुआ? जो ग्लास रॉड है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट कर गया। ओके, एंड इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। यही आपको ये कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कि आपके पास जो टोटल चार्ज है आइसोलेटेड सिस्टम का वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। ओके, इसके पास एक ज़्यादा है, इसके पास एक कम है, बट दोनों में इक्वल अमाउंट है। ओके, इसमें आपको ये केवल यही कह रहा है। एंड टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम, तो टोटल चार्ज आपके पास वो जीरो ही आएंगे। ओके, एंड टोटल चार्ज ऑन द सिस्टम आफ्टर रबिंग, वो भी आपके पास ज़ीरो ही आएंगे। एंड नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, E इज इक्वल टू mc²। आपके पास ये एग्जाम में आया है, टैट के एग्जाम में। ओके, तो ये किसने दिया आपके पास? अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन मास एंड एनर्जी आर इंटर कन्वर्टेबल क्वांटिटी। ये आपको कहता है कि जो मास है आपके पास एंड एनर्जी है वो एक दूसरे में इंटरचेंज होते रहते हैं, यानी एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। आइए जानते हैं किस तरह से कन्वर्ट होते हैं। That is, mass of a system can be converted into energy and energy of a system can be converted into mass, but the sum of the mass energy of the system remain constant। इनका कहना है कि मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन आता है E इज इक्वल टू mc²। अब C रिप्रेजेंट कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये क्वेश्चन भी टैट में आया था। ओके, मैं साथ साथ में बताता रहता हूँ कि कौन कौन से आए थे। E इज इक्वल टू mc² किसने दिया है, एंड ये रिलेशन कौन से लॉ को आपके पास रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। ओके, सो व्हेन C की वैल्यू कितनी होती है आपके पास? ये कांस्टेंट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। ये आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है। ओके, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक एंड न्यूक्लियर बॉम्ब। एटॉमिक एंड न्यूक्लियर बॉम्ब का भी आपके पास यही एक, यानी जो एग्जाम्पल है। ओके, कि एनर्जी जो है आपके पास कांस्टेंट रहेगी। एंड इन अदर वर्ड एटॉमिक एंड न्यूक्लियर मासेज आर कन्वर्ट इनटू एनर्जी अकॉर्डिंग टू E इज इक्वल टू mc²। आपको एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आता है कि कौन से न्यूक्लियर फिजन के ऊपर है, न्यूक्लियर फ्यूजन के ऊपर है, या आपको ये भी आ सकता है कि वो वर्क किसके ऊपर कर रहा है।
तो वो इसी इक्वेशन के ऊपर वर्क करता है, इज इक्वल टू mc², यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी। ओके, दिस डे एटॉमिक एंड न्यूक्लियर मासेज आर एक्सटेंसिवली यूज इन जनरेटर या जनरेट इलेक्ट्रिक पावर। ओके, जो न्यूक्लियर रिएक्टर आपके पास होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये आपके पास एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा, यानी एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन चेंजेस फ्रॉम वन टू अनदर फॉर्म। इन अदर वर्ड, टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम अंडर कंजर्वेटिव फोर्स रिमेन द सेम, यानी जो टोटल फोर्सेज हैं वो सेम रहेगी। चलिए एग्जांपल देखते हैं। आपके पास टोटल एनर्जी में होगा क्या? काइनेटिक एनर्जी जो कि मोशन की वजह से आएगी, हाफ mv²। पोटेंशियल एनर्जी जो कि कोई चीज़ एक जगह के ऊपर रुकी हुई है उसकी वजह से होगी। ऑफ ए फ्रीली फॉल बॉडी रिमेन कांस्टेंट। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल नीचे आ रही है तो उसकी क्या, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। बट ऑलवेज याद रखिए, अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल आ रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी, पोटेंशियल एनर्जी भी कांस्टेंट रहती है, यानी टोटल एनर्जी उसकी आपके पास कांस्टेंट रहेगी। ओके, जैसे आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जो कि मूव नहीं कर रहा है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, जब वो मूव करता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है, रहेगी कांस्टेंट ही। ओके, व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम ए सर्टेन हाइट, जब किसी बॉडी को हाइट के ऊपर रखा हुआ है तो उसमें क्या है, आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है एंड इट पोटेंशियल एनर्जी गोज ऑन डिक्रीजिंग। जब वो नीचे आना शुरू होता है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है आपके पास वो क्या होगी, डिक्रीज होना शुरू होगी एंड इट्स काइनेटिक एनर्जी गोज इंक्रीजेज, जो मैंने अभी आपको कहा। एंड सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी यानी टोटल एनर्जी जो उसकी आपके पास ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। ओके, तो इस बात को भी हमेशा याद रखिएगा। एंड द टोटल एनर्जी ऑफ वाइब्रेटिंग सिंपल पेंडुलम आल्सो रिमेन द सेम एट एनी इंस्टेंट। जो टोटल एनर्जी होती है आपके पास वाइब्रेटिंग पेंडुलम की वो भी आपके पास हमेशा कांस्टेंट रहती है। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम कहाँ पे यूज़ होता है? रॉकेट में। आपको हर टाइम या एक या दो बार टैट में आ चुका है क्वेश्चन। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ, अब गाइस यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आपके पास आते हैं। ओके, लीनियर मोमेंटम से किस तरह से न्यूमेरिकल आएगा? आपको मास दिया होगा, वेलोसिटी दी होगी, आपको मोमेंटम निकालना है। तो इस बात को हमेशा याद रखिए, लीनियर मोमेंटम आपके पास क्या होता है, ये प्रोडक्ट होता है मास इनटू वेलोसिटी का। ओके, लीनियर मोमेंटम क्या होगा आपके पास, या सिंपल मोमेंटम भी आपके पास मास इनटू वेलोसिटी होता है। टैट में यहाँ पे क्वेश्चन ऑलवेज पूछे जाते हैं, आपके पास दो वैल्यूज़ गिवन होती है, आपको एक वैल्यू निकालनी होती है। ओके, या तो आपको मोमेंटम दिया होगा, वेलोसिटी दी होगी, मास निकालना है, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इस फॉर्मूले को एकदम सजा के अच्छे तरीके से लिख लें। ओके, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड वेलोसिटी, दैट इज linear momentum is equal to mv. Okay, and according to law of conservation of linear momentum, the total momentum of a isolated system remain conserved. Okay, अब एग्जाम्पल देखिए, क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम में आते हैं। अ गन रिक्वायर व्हेन अ बुलेट इज फायर। आपको पता है जब गोली आगे जाती है तो गन पीछे आती है। ओके, बिफोर फायर द सिस्टम गन एंड बुलेट दोनों की दोनों रेस्ट के ऊपर है। ओके, सो इट मीन लीनियर मोमेंटम कितना है, जीरो। इट मीन रेस्ट के ऊपर लीनियर मोमेंटम कितना होता है हमारे पास, जीरो होता है। आफ्टर फायरिंग, जब वो फायर हो रहा है, द बुलेट मूव फॉरवर्ड। अब क्या हुआ, गोली आगे की तरफ निकली विद वेरी हाई वेलोसिटी, एंड जब वो एकदम हाई वेलोसिटी के साथ आगे जा रही है टू कंजर्व द लीनियर मोमेंटम। अब क्या है, लीनियर मोमेंटम तो दोनों के ऊपर लगेगा, सो उसी को एकदम स्टेबल रखने के लिए द कंजर्वेशन ऑफ द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, द गन मूव बैक। जो गन है आपके पास वो बैक जाती है। आपने देखा होगा जो आप सैनिक होते हैं वो गन, जो बड़ी बड़ी गन्स होती है, पिस्टल तो छोटी होती है, स्पेशली बड़ी गन्स होती है, उनको अपने शोल्डर के साथ एकदम वो आगे की तरफ झुक के रहते हैं ताकि जो गन का रिकॉइल है वो उनके शोल्डर में अब्जॉर्ब हो जाए। ओके, ताकि गन जो है ज़्यादा हिले ना। आपने देखा होगा। ओके, तो इसमें भी आपके पास यही लगता है। एंड जो रॉकेट का प्रोपल्शन होता है आपके पास, वो भी आपके पास यानी रॉकेट जो है आपके पास थर्ड लॉ के ऊपर वर्क करता है। जो
एवरी रिएक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो वो भी आपके पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ही है, थर्ड लॉ। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जिस तरह से लीनियर मोमेंटम था उसी तरह से आपके पास एंगुलर मोमेंटम है, बट यहाँ पे एंगल ऐड होगा आपके पास। तो चलिए देखते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम और ए पार्टिकल अबाउट एन एक्सिस ऑफ ए रोटेशन इज डिफाइन एज द, ये आपके पास है प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या था हमारे पास, मास इनटू वेलोसिटी था। अब जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम है जिसे यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है आपके पास ओके एल के साथ ही है यहाँ पे भी, तो दैट इज एंगुलर मोमेंटम, सॉरी नॉर्मल इन्होंने एंगुलर मोमेंटम ही लिखा है यहाँ पे। एंगुलर मोमेंटम है आपके पास, क्या है आपके पास, प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, लीनियर मोमेंटम में आपके पास मास इनटू वेलोसिटी यानी दोनों होंगे इसमें, एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन, यानी define as the product of linear momentum of the system or the particle of its perpendicular distance of the rotation। ओके, इट मीन्स कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे किसी धागे से किसी चीज़ को बांधा हुआ है। ओके, अब यहाँ से बॉडी मूव कर रही है आपके पास, तो आपको पता है वो सर्कल में मूव करेगी क्योंकि वो एक साइड में बंधी हुई है आपके पास। ओके, तो यहाँ पे उसके क्योंकि उसके ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स लगी हुई है। ओके, ये भी क्वेश्चन आता है कि कोई ऑब्जेक्ट है जो गोल घूम रहा है किसी के चारों तरफ, उसमें कौन सी फोर्स वर्क करती है, उसमें आपके पास सेंट्रल पीटीएल फोर्स वर्क करती है। ये क्वेश्चन टीजीटी में आया था आपके पास। तो जो आपके पास एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगी आपके पास, वो आपके पास होगी प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सिस्टम ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम एक्सिस ऑफ द रोटेशन। यहाँ से आपके पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी आपके पास यहाँ पे बन जाएगा। ओके, तो आपके पास क्या होता है, ये लीनियर मोमेंटम एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस का आपके पास मल्टीपल है। एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन कंजर्व्ड इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज वर्किंग ऑन देम। एंड गाइज यहाँ पे थोड़ा सा हमारे पास जो हमने पीछे देखा था, यहाँ पे कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं आपके पास। ओके, स्टीम इंजन हमने कल देख लिया था जो कि लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर वर्क करता है। न्यूक्लियर रिएक्टर मैंने अभी आपको बताया, ये लॉ या जो आपके पास लॉ ऑफ मास एक्शन है E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर के ऊपर भी वर्क करता है। ओके, सॉरी यहाँ पे आएगा नहीं, E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर, एंड कंट्रोल न्यूक्लियर फिशन के ऊपर भी ये वर्क करता है। जो रेडियो एंड टेलीविज़न है आपके पास, वो जनरेशन या प्रोपोगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के ऊपर वर्क करते हैं। कंप्यूटर आपके पास डिजिटल लॉजिक के ऊपर वर्क करता है। लेज़र आपके पास लाइट एम्प्लीफिकेशन बाई स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन के ऊपर वर्क करता है। एंड जो प्रोडक्ट ऑफ अल्ट्रा हाई मैग्नेटिक फील्ड है वो आपके पास सुपर कंडक्टिविटी के ऊपर वर्क करती है। रॉकेट प्रोपेलेंट क्वेश्चन आया था, न्यूटन लॉ के ऊपर वर्क करता है जो अभी हमने देखा था। कौन सा लॉ हमने देखा था अभी, लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम। ओके, तो लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम के ऊपर ये आपके पास वर्क करता है। एंड इलेक्ट्रिक जनरेटर, तो फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर वर्क करता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, तो आपके पास कंजर्वेशन ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी के ऊपर ये आपके पास वर्क करते हैं। जो एरोप्लेन है आपके पास वो किस चीज़ के ऊपर वर्क करता है, एरोप्लेन अलग है, रॉकेट अलग है, हेलीकॉप्टर आपके पास अलग है। हेलीकॉप्टर आपके पास एंगुलर मोमेंटम के ऊपर वर्क करता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ओके, जो हमने यहाँ पे आपके पास देखा था। ओके, एंगुलर मोमेंटम के ऊपर हेलीकॉप्टर वर्क करता है आपके पास। एरोप्लेन आपके पास बर्नौलियस प्रिंसिपल इन फ्लूइड डायनेमिक के ऊपर वर्क करता है एरोप्लेन। ओके, एंड जो पार्टिकल एक्सलेट होता है आपके पास, यानी साइक्लोट्रॉन हम कह सकते हैं उसे, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। जो पार्टिकल एक्सलेट होगा आपके पास वो वर्क करता है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। सोनार जो कि एग्जाम्स में पता नहीं कितनी बार आ चुका है, तो आपके पास वर्क करता है रिफ्लेक्शन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। ओके, अल्ट्रासोनिक वेव्स के ऊपर वर्क करता है। एंड जो ऑप्टिकल फाइबर है आपके पास, आपको पता है स्पेशली कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं। फास्टेस्ट मोड है आपके पास एक कम्युनिकेशन का, ऑप्टिकल फाइबर्स।
ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया है। ऑप्टिकल फाइबर क्यों यूज़ करते हैं? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है नॉन रिफ्लेक्टिंग कोटिंग। तो जो नॉन रिफ्लेक्टिंग कोटिंग है हम यूज़ करते हैं थिन फिल्म ऑप्टिकल इंटरफेरेंस के लिए। थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है आपको ब्लर दिखे, ओके, बट मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता रहा हूँ। जो नॉन रिफ्लेक्टिव कोटिंग है या कोटिंग्स है वो थिन फिल्म ऑप्टिकल इंटरफेरेंस में वर्क करता है। एंड जो आपके पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है वो किस चीज़ के ऊपर वर्क करता है? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, फोटो सेल आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर वर्क करता है। एंड जो आपके पास फ्यूज़न टेस्ट रिएक्टर है यानी टोकेमैक, ओके, टोका मार्क जो है आपके पास वो मैग्नेटिक कन्फ्लिमेंट ऑफ प्लाज्मा के ऊपर वर्क करता है। एंड आपके पास जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, जो जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप है आपके पास वो डिटेक्शन ऑफ कॉस्मिक रेडियो वेव्स के ऊपर वर्क करता है। एंड लास्ट है आपके पास बोन आइंस्टाइन कंडेंसेशन, तो ये आपके पास वर्क करती है ट्रैपिंग एंड कूलिंग ऑफ एटम बाय लेजर बीम एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो गाइस टॉपिक्स डिटेल में है, ओके, तो यहाँ से टेंशन मत लीजिए कि आपको ज़्यादा पढ़ना पड़ रहा है। आपकी टीजीटी की तैयारी भी यहाँ से साथ में होती रहेगी। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, जो बेसिक इंट्रोडक्शन है। ओके, बेसिक इंट्रोडक्शन है, यहाँ पे केवल 12 ही थे आपके पास, वहाँ पे आपके पास तकरीबन 18 या 20 के आसपास हैं। ओके, तो इन सभी को आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी भी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि जो एग्ज़ामिनर है वो एग्ज़ाम में क्या डालेगा उसे हम जज नहीं कर पाएंगे, बट हमारे हाथ में इतना है कि हम सारा ही सिलेबस पढ़ लें। ओके, सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। व्हाट्सएप के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।